आज हम शुरू करते हैं हमारा जो 9th क्लास का लेसन है, बल तथा गति के नियम। फिजिक्स में और साइंस में, या यूँ कहें कि हमारे लाइफ में न्यूटन के लॉ जो हैं बहुत ही अहमियत रखते हैं। और अपने डे टू डे लाइफ में, अपने जो लाइफ है, अपना पर्सनल लाइफ है, उसमें भी हमें जो है ये एग्जांपल आज के टाइम में खरे उतरते हुए दिखाई देते हैं। मतलब बिल्कुल ट्रू, एकदम से सच। और न्यूटन ने जो है काफ़ी बातों को हमें एक्सप्लेन करके समझाया है कि किस तरह से जो गति के नियम है हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, और कोई बॉडी किस तरह से मूव कर रही है और कब वो रुकती है, क्यों रुकती है, किस कारण रुकती है, कौन सा बल उस पर काम कर रहा है और किस तरह से वो एग्जिस्टेंस में रहती है, किस तरह से वो हमारी सृष्टि में बनी रहती है। तो उनके बारे में न्यूटन थे जो उन्होंने काफ़ी जो है सहयोग दिया इनको जानने के लिए। देखिए, जो हमारे लॉ ऑफ मोशन थे उसमें गैलीलियो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने गति के नियम के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, और साथ में फिर न्यूटन जी आए तो उन्होंने जो उसको अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें आज हम करेंगे गति के नियम। गति के नियम में भी आज हम न्यूटन का जो पहला गति नियम है उसको करेंगे, और जो न्यूटन का पहला गति नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो न्यूटन का जो पहला नियम है, हम आपको एक बार इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, फिर इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूटन का जो पहला गति नियम है वो कहता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु है इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में, कि वो अगर विराम अवस्था में है, कहने का मतलब यदि वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, यानी कि विराम में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते। और दूसरा इसी का पार्ट बन जाता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते। कहने का मतलब क्या है, हर बॉडी इस यूनिवर्स में, हर वस्तु अपनी अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करेगी। विरोध करेगी का मतलब यदि वो, उसकी कोशिश ये रहेगी, यदि वो गति में है तो गति में रहेगी, और विराम में है तो विराम में रहेगी, और सीधी रेखा में चलेगी जब तक उस पर कोई बल हम नहीं लगाते। तो ये था हमारे न्यूटन साहब का पहला गति नियम। तो इसका उल्लेख हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमारे स्पेस में जो कोई भी वस्तु है एक जगह पर मानी गई है, ठीक है। मतलब एक जगह का मतलब क्या ले रहे हैं अभी, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति में ही है हमारे स्पेस में, और यदि कोई वो विराम में है तो विराम में ही रहती है। अगर मान लो बाई चांस उससे कोई दूसरी वस्तु टकरा जाती है तो वो डायरेक्ट रूप से गति में रहेगी, फिर वो नहीं रुकने वाली कभी भी। ये हमारे स्पेस का एग्जाम्पल है। लेकिन यदि हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देखा होगा। अब न्यूटन साहब तो ने तो बोल दिया कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, और विराम में है तो विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई हम बाहरी बल नहीं लगाते। अब उसकी उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन भी दी है किस तरह से हम इसको काम में लाते हैं। तो जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो जैसे मान लो आप कोई बॉल है, बॉल को फेंकते हैं तो कुछ देर बाद वो अपने आप ही रुक जाती है। जब हम समतल तल की बात करते हैं, प्लेन पृष्ठ की बात करते हैं, और जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल भी अपने आप थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं है कि भी न्यूटन के लॉ जो झूठे पड़ गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्या है कि उस पर जो है कई फोर्स काम करते हैं। देखिए, जब बॉल लुढ़कती है एक प्लेन सरफेस पर, तो उस पर जो है हमारे पास एक घर्षण बल होता है जो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में लगता है, जो उसके ऊपर चलती है। तो वो उसको अपोज करता है, उसको रोक देता है। और घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसके उल्टा लगता है हमेशा घर्षण बल। ये आप बात जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए, तो बात हमारे सामने क्या आई है, यानी जो वस्तु है उसके जो बाहरी पृष्ठ होता है हमारे पास, वो रुक जाएगी क्योंकि उस पर कोई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। जैसे ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींचती है, ठीक है ना। मान लो कोई बॉडी ऊपर की ओर गई है तो ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती है, यानी कि गुरुत्व बल लग रहा है उस पर,
और उसको वो ज़मीन पर लेकर आता है। अगर कोई वस्तु ऊपर है, फिर ज़मीन इस टाइप पर घर्षण का सामना करती है। जैसे फुटबॉल हमने ऊपर की ओर उसको उछाल दिया तो पहले उसको ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है, इसके बाद क्या होगा, वो ज़मीन पर आएगी, उसको लुढ़केगी, लुढ़कने के बाद उस पर कौन सा बल काम करेगा, घर्षण बल काम करता है। हमारे पास कौन सा बल करता है, घर्षण बल काम करता है। इससे क्या होगा, उसकी गति कम कर देता है वो। और कुछ बल हमारे एटमॉस्फेयर का भी लगता है उस पर। और एटमॉस्फेयर में कौन सा बल है, एटमॉस्फेरिक बल है हमारे पास, वातावरण का जो बल लगता है, और गेंद रुक जाती है। लेकिन दूसरा एक इसके अंदर घर्षण बल भी होता है हमारे पास, कौन सा, एयर से भी घर्षण बल मिलता है। हवा भी जोर लगाती है, आपने देखा होगा, मान लो तेज़ हवा चल रही है और हम जा रहे हैं, हवा की उल्टी दिशा में जाएंगे तो हवा हमें रोकने की कोशिश करती है, तो यानी कि फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं से, तभी जाकर वो रोकती है। यदि इसी गेंद को हम स्पेस में यानी कि जीरो ग्रेविटी में, जहाँ पर गुरुत्व बल है ही नहीं, वहाँ पे फेंक देंगे तो वो गेंद कभी नहीं रुकेगी। तो ये है हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसकी हम डेफिनेशन देखिए क्या है हमारे पास, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन देते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, याद कर लीजिए, अभी याद हो जाएगा, विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाता। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। ये था न्यूटन का प्रथम नियम, और जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये पॉइंट, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब जड़त्व है क्या वास्तव में, अब इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है जड़त्व, कितने प्रकार का होता है, और उसके एग्जाम्पल भी हम स्टडी करेंगे अपनी लाइफ में। देखिए, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई प्लेन सरफेस है और इस पर ये बाल है, ठीक है ना, तो बाल अब ये विराम अवस्था में रहेगी जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगाते, ये यहीं पर खड़ी रहेगी। ये जड़त्व का गुण है हमारे पास। और यदि मान लो ये बाल हमारे पास ऐसे मूव कर रही है तो ये मूवमेंट में रहेगी जब तक इस पर कोई बल नहीं लगता। ये भी क्या है, जड़त्व का नियम है हमारे पास। अब देखिए, ये बॉल एक जगह पे खड़ी है, जब तक इस पर कोई हम बल नहीं लगाते तब तक ये यहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही हम इस पर हल्का सा फोर्स लगाते हैं, किक मारते हैं, तो बॉल जो है मोशन में आ जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर रुक जाएगी क्योंकि इस पर घर्षण बल काम करता है। तो ये है हमारा घर्षण बल का जो फंडा है। घर्षण बल जो है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, कई जगह ये नुकसान भी पहुंचाता है लेकिन फ़ायदे में ज़्यादा है। तो चलिए जड़त्व के बारे में ही पढ़ते हैं। पहले जड़त्व है क्या वास्तव में, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ है। मतलब वो अपनी स्थिति को खुद नहीं बदल सकती, ना वो अपनी डायरेक्शन को, दिशा को खुद बदल सकती है, और यदि वो गति में है तो न वो विराम में आ सकती है, और यदि वो विराम में है न वो गति में जा सकती है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाते। तो इसी को हम बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व का मतलब विरोध है अपनी स्थिति परिवर्तन का। जड़त्व का मतलब क्या है, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध क्या होता है, जड़त्व कहलाता है। याद कर लीजिए, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध जड़त्व होता है। और जड़त्व को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 तो विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। तो 3 तरह के हम जड़त्व लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है। देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है वो ही कंबाइंड रूप हमारा। तो अलग अलग किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, क्योंकि देखिए विराम का नियम क्या कहता है, भी यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, यानी कि विराम में परिवर्तन करने में असमर्थ है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में रहने की चेष्टा करती है, तो वो जड़त्व का विराम का नियम बोलते हैं उसको। जैसे हम अब आपके सामने एग्जाम्पल रखते हैं, एग्जाम्पल से आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। देखिए, जैसे कंबल को छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, देखा है ना, आपने घर में देखा होगा। जैसे हम कंबल होता है कोई, उस पर हम पीटते हैं तो कंबल के अंदर धूल के कण है वो बाहर आ जाते हैं। उसका कारण क्या है, जो धूल कण है पहले वो किसमें होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे हमने उसको पीटना शुरू किया तो उसमें क्या आ गई, गति आ गई, और वो अपनी अवस्था का विरोध करते हैं, भी मैं नहीं हिलूँगा, लेकिन मोशन ज़्यादा हो गया तो वो एकदम से बाहर की ओर गिर पड़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल
गिरने लगते हैं। तो जैसे फल लगा हुआ है, यदि हम उसको पत्थर मारते हैं तब भी नीचे गिर जाता है, तो वहाँ भी हमारे पास विराम का, जड़त्व का विराम का नियम काम कर रहा है। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मोटर कार के एकाएक से चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। देखिए मोटर कार जैसे है ना एकदम, क्योंकि देखिए पहले क्या थी, वो विराम अवस्था में थी, अब उसने एकदम से चलना स्टार्ट कर दिया, तो जो उसके अंदर बैठा व्यक्ति है उसको झटका लगता है, पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि जो उसका बॉडी का पार्ट है पहले वो विराम अवस्था में था, अब वो विराम में रहने की कोशिश करता है, तो जिसके कारण उसको झटका पीछे की ओर लगता है हमारे पास। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा आदमी आगे की ओर झुक जाता है जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है। ठीक है, तो उस पर सवार व्यक्ति के पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं। ये हमारा अलग एग्जाम्पल है। जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही है, इस कारण वह गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है। मतलब जिस दिशा में गति है उस दिशा की बजाय उल्टी दिशा में वो झुक जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अब करते हैं गति का नियम। गति का नियम क्या है, हम जहाँ पे देखिए वहाँ पे विराम अवस्था थी, जो यहाँ पे क्या है विराम था पहले में, अब यहाँ पे हम गति लगा देंगे। पॉइंट वही है, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हमारी डेफिनेशन सेम रहेगी, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति अवस्था में, ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ है, तो उसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। ये पॉइंट सिर्फ अलग करेंगे, इसमें बाकी सेम रहेगा, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। जहाँ पे विराम है वहाँ पे गति लगा दो बस, जहाँ पे विराम है ना, देखिए यहाँ पे विराम अवस्था था तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गति अवस्था लगा दिया, और यहाँ पे क्या था विराम था, यहाँ पे क्या लगा दिया, गति। तो ये हो जाएगा गति का जड़त्व नियम। अब गति का जड़त्व नियम के एग्जाम्पल उल्टे लेंगे, उसमें क्या था, पहले बॉडी रेस्ट में थी, जब हमने विराम का रूल लागू किया तो उसमें पहले बॉडी जो है एक जगह पे थी और एकदम से चलना शुरू कर देती है। अब क्या होगा, बॉडी तेज चल रही है और एकदम से रुकेगी, स्टॉप मारना है, उसने ब्रेक मारना है एकदम से, तो वो गति में थी। तो जैसे लंबी कूद, अब दौड़ रहा है, देखिए खिलाड़ी कुछ दूर पहले दौड़कर छलांग लगाते हैं, तो उसका कारण है क्योंकि वो अपना वेग बढ़ा देते हैं, उससे तो उसकी छलांग जो है अच्छे तरीके से लग जाती है। तो दूसरा देखिए, जैसे मान लो कोई वाहन चल रहा है तो एक ब्रेक लगा दें तेज़ गति में, तो ब्रेक लगा दें तो बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुकेगा, किसकी ओर, देखिए विराम अवस्था में पीछे की ओर झुकता है, विराम में पीछे, क्योंकि वो विराम रहने की कोशिश करता है। और यदि मान लो वो गति में है तो वो आगे की ओर झुके, क्योंकि उसको आगे जाना है, गति में है ना, उसको आगे जाना है, इसलिए ये पोजीशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे ही देखिए गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, अचानक रुकेगी तो उसके यात्री आगे की ओर झुकेंगे, क्योंकि गति में है तो वो आगे की ओर झुकेंगे, और विराम में तो उसको रुकने की कोशिश करेंगे, इनके पीछे की ओर जाएंगे। तो ये जड़त्व के विराम नियम और गति नियम में ये डिफरेंस आ जाता है। चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुक जाने पर उस पर सवार व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं, जो मेन कारण है। किंतु जो शरीर का हमारे ऊपरी भाग है, हमारे पास जो शरीर का ऊपर वाला भाग है, जड़त्व के कारण गति में बना रहता है, इसी कारण उस व्यक्ति होता है वो क्या है, आगे की ओर झुक जाता है। ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल एक हमारे पास सामने, हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर टकराने से हथौड़े के हत्थे में कस जाता है, देखा होगा ना। तो जितने हमारे मिस्त्री होते हैं, हलवाई होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हथौड़ी होती है ना हमारे पास, हथौड़ी यदि मान लो ढीली है, निकलती है, बार बार निकलती है, कसी है हमारी वो बार बार निकलती है, तो उसको बीच में से पकड़ के जो है किस पे मार दो, ज़मीन पे मार दो और वो कस जाएगी। कारण क्या है, वो इसमें मोशन आ गया, पहले विराम अवस्था में थी तो वो किसकी ओर गई, अपनी गंतव्य स्थल की ओर चली जाती है। क्योंकि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर पटकते हैं, सीधा लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत मतलब पटकते हैं, तो हथौड़ा और हत्था दोनों ही गति अवस्था में होते हैं, दोनों क्या होते हैं, गति अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही विराम अवस्था में आ गया। देखिए ये जैसे कुल्हाड़ी है ना हमारी, ये वाली कुल्हाड़ी है, किसी तरह से ले लीजिए, ये इस तरह से कोई कुल्हाड़ी है हमारी, तो जैसे यहाँ पे ज़मीन पे इसको लगाते हैं, तो ये जो हिस्सा है ये तो किसी में आ गया, विराम अवस्था में आ गया, ये गति में रहने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है, नीचे की ओर कोशिश करता आने के कारण, जिसके कारण नीचे आकर हत्थे में कस जाता है। ये है हमारे हत्थे का फंडा हमारा। अब दिशा का जड़त्व क्या होता है, देखिए
किसी वस्तु का वैगुण जिसके कारण अपनी दिशा में परिवर्तन। अब देखिए वहाँ पहले क्या था, पहले हमने यहाँ पे विराम लिया, फिर यहाँ पे गति लिया, अब यहाँ दिशा ले लिया। हमने क्या ले लिया, दिशा ले लिया। तो पॉइंट हमारे पास वही है, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। किसी वस्तु का वैगुण जिसके कारण वह अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। देखिए डेफिनेशन भी है, यहाँ पे पॉइंट बार बार बदला है। विराम आता है तो यहाँ विराम लिख दो, गति आता है तो यहाँ पे गति लिख दो, और दिशा आता है तो दिशा लिख दो। तो वस्तु का वैगुण दिशा का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल कैसे लेंगे। देखिए चाकू या छुरे की धार करने वाली घूर्णन रिंग से निकलने वाली चिंगारी की दिशा घूर्णन के रिंग की स्पर्शीय दिशा में होता है, और दिशा जड़त्व देखिए ये है, देखिए ठीक है ना। मान लो ये कोई गरारी है हमारे पास, अब ये घूम रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमने इसके ऊपर चाकू लगा दिया इसको तेज करने के लिए, तो जो चिंगारी निकलेगी ऐसे निकलेंगे। देखिए हर तरह से जो टेंजेंट में इस तरह से जाएंगे चिंगारी, ऐसे ऐसे जाती है ना, आपने देखा होगा। तो ये इस तरह से चिंगारी चलती रहती है उसके अंदर। तो गोली देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन यदि हम पत्थर मारते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, चिटक जाता है वो, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि गोली जब इतने तेज वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आ पाता है जो गोली के संपर्क में आएगा। मतलब पूरा का पूरा कांच गति में नहीं आ पाया, तो इसका मतलब उसमें छेद हो गया। लेकिन जैसे हम उसे पत्थर मारेंगे तो पूरे का पूरा कांच जो है गति में आ जाता है और सारे का सारा चटक कर नीचे गिर जाता है। ये है हमारे पास कांच और पत्थर में क्या फ़र्क रह जाता है, ठीक है ना। इसके विपरीत यदि पत्थर का टुकड़ा कांच पर मारा जाए तो उसका वेग इतना अधिक नहीं होता, मतलब बड़ा स्लो होता है कि कांच केवल का वही भाग गति में आए जो पत्थर के संपर्क में होता है। मतलब इतना तेज़ नहीं होता, बल्कि बस होता क्या, इसका उल्टा हो जाता है, उसके आसपास कांच भी गतिमान हो जाता है, जिसके कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देखिए जड़त्व के नियम का हम घर पर आप एक एग्जांपल है ये दिया गया है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए हमारे पास एक कॉइन है, सिक्का है हमारे पास कोई। अब इसके बाद हमने क्या लिया, ये कार्डबोर्ड लिया है। क्या लिया है हमने, ये कार्डबोर्ड है हमारे पास। ये कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा गया है हमारे पास, ठीक है ना। और नीचे कोई गिलास है हमारे पास, ये रखा हुआ खाली गिलास है कोई। और अब क्या करना है, इस कार्डबोर्ड को पकड़कर, जो ये कार्डबोर्ड है इसको पकड़कर हमने एकदम से झटका मारना है अपनी तरफ। क्या करना है, एकदम से झटका मारेंगे तो जो ये कॉइन है इस गिलास के अंदर आकर गिर जाएगा। कारण क्या है भी, क्योंकि जो ये गत्ता है, ये कार्डबोर्ड है, ये क्या आ गया, गति में आ गया, जबकि इसने विराम अवस्था में रहने की कोशिश कर ली, जिसके कारण ये अंदर आ जाएगा। तो ये है जड़त्व के नियम हमारे पास। अब ये पॉइंट इसमें यही दिया गया है, एक सूखा गिलास लेकर उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखेंगे हम, और पोस्ट कार्ड के ऊपर 1 रुपया रखना है, और किनारे पर झटका लगाएंगे। जैसे ही झटका लगाएंगे गिलास में जो है रुपया नीचे आकर या सिक्का नीचे आकर गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है। देखिए अब जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का ही एक भाग है, किस तरह से उसने, देखिए ये हमारे पास एक अनंत तल है। क्या है ये, अनंत तल, और ये भी क्या है, एक अनंत तल है। और ये देखिए बाल है, और ये भी क्या है, बाल है। अब देखिए ये बाल ऊपर की ओर जाएगी तो इस पर बल काम कर रहा है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन ये बाल जो है ये तेज़ी से नीचे आएगी और इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये स्थिति 1 है, ये हमारी स्थिति 2 है। तो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक बाल को लिया और यहाँ से गिराया तो उसने देखा कि गाल जो हमारी बॉल है उसकी गति बढ़ती जा रही है। फिर इसी बाल को इसने इसके ऊपर देखा लुढ़का के, तो इसकी बॉल की गति जो है कम होती जाएगी। तो देखिए एक तीसरा जो फिगर है इसमें ये दिया गया है, देखिए ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो बॉल जो है यहाँ से गेरी उसने डाल दी इसको, तो यहाँ से आके ये ऊपर जाएगी। और देखिए उसने क्या पाया भी, जितनी ऊंचाई पर, मान लो ये 3 मीटर है, अगर ये कितना है, मान लो 3 मीटर है, तो यहाँ से भी ये कितनी मीटर पर जाएगी, 3 मीटर की ऊंचाई पर ही जाएगी। कितनी मीटर पर जाएगी, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी। अब यही बाल
जब इसने जो ये अनंत तल है इसको इसने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ का एंगल हमने इसलिए इसको बढ़ा दिया, तो तब भी इसने क्या नोट किया, अभी देखिए ये तेज़ी से इसके ऊपर चढ़ेगी लेकिन ऊंचाई सेम रहेगी, ये भी 3 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 3 मीटर ऊंचाई रहेगी। फिर उसने क्या किया, इस अनंत तल को फिर थोड़ा और नीचे की ओर झुका दिया। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे बॉल को ऐसे लुढ़काया तो ये बॉल यहाँ पे चली, लेकिन उसने नोट किया फिर भी 3 मीटर की ऊंचाई पर जा रही है। मतलब क्या है, बॉल अपनी हाइट उतनी ही रखती है चाहे आप उसका अनंत तल नीचे की ओर झुकाते जाएं। लेकिन जब उसने उसको एक समतल मतलब प्लेन कर दिया, जिस तरह से इस करते हैं ना, तो जो है बॉल जो है इनफाइनेट मतलब अनंत रूप से चलती रहेगी यदि उस पर कोई बल नहीं काम करेगा, मतलब घर्षण बल ना काम करे, एयर का बल काम ना करे, एटमॉस्फेयर का बल ना काम करे, तो ये जो बॉल चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसमें क्या था, अभी उतनी ऊंचाई पर ये जाती है, उसके बाद नहीं जाएगी, इसमें भी उतनी ऊंचाई तक जाएगी, इसमें भी उतनी ही ऊंचाई तक जाती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं। अब इसका एक अध्ययन करते हैं हम। गैलीलियो ने वस्तुओं की गति का अध्ययन एक अनंत समतल तल पर किया था। अभी मैंने जो आपको ये ऊपर वाला चित्र दिखाया है, ये सेम ही एक्सपेरिमेंट है। अब इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम ये वाली स्थिति लेके चलेंगे, देखिए पहले ये वाली स्थिति लेके चलेंगे हम, फिर ये वाली स्थिति लेके चलेंगे, और फिर हम लेके चलेंगे ये तीसरी जो स्थिति है कंबाइंड रूप से, इसको हम लेकर चलेंगे। आगे वाला पॉइंट आपके समझने के लिए है, इसको सिर्फ समझ लें आपने, ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो देखिए ये अनंत तल है, ये क्या है, अनंत तल का मतलब जो नीचे की ओर आता है। जैसे पुल होता है ना, पुल पे हम एक बार ऊपर चढ़ते हैं, एक बार नीचे उतरते हैं, और बीच में प्लेन भी होता है वो, तो इस तरह का जो होता है उसको हम अनंत तल बोलते हैं। अब ये बॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, बॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो उसने क्या कहा गैलीलियो ने, उन्होंने एक अनंत समतल तल पर नीचे की ओर वस्तु की गति करवाई और निष्कर्ष निकाला कि अनंत समतल तल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तुएं त्वरित होती हैं। देखिए जैसे ये पहला एग्जांपल दिया है ना, तो बाल को नीचे की ओर गति कराया उसने, बाल को नीचे की ओर गति कराया, तो उसने माना कि भी जो ये बाल है बड़ी तेज़ी गति से जो है त्वरित होती है, ठीक है। फिर उसने उस वस्तु की अनंत समतल तल पर ऊपर की ओर गति करवाई और निष्कर्ष निकाला कि अनंत समतल तल पर वस्तु ऊपर की ओर जाने पर वस्तुओं में मंदन होता है। देखिए हमने जैसे ये अभी एग्जांपल लिया था, ये वाला, ये देखिए ये बी वाला, तो यानी कि कहता है भी यदि ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें मंदन पैदा हो जाएगी, इनकी वस्तु की गति जो है धीमी पड़ जाती है, ठीक है ना। ये दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट इसने ये किया था। और तीसरा, इसके बाद उसने क्षैतिज समतल स्थल पर वस्तु की गति कराई और यह पाया कि घर्षण अधिक होने पर वस्तु कम दूरी पर रुक जाती है, जबकि कम घर्षण होने पर वस्तु अधिक दूरी पर जाकर रुकती है। देखिए ये पॉइंट हमने जो ये वाला पॉइंट लेके चले थे ना, देखिए ये वाला अब इसने सीधा कर दिया। देखिए पहले तो इसने गति करवाई, इस तरह से गति करवा रहा था ये, ठीक है ना, ये भी हम बाद में करेंगे, पहले हम ये करते हैं। अब ये सीधी गति में आ गई, तो ये कहता है तब तक गति करेगी जब तक इस पर कोई बल नहीं काम करेगा, अगर बल काम करेगा तो ये रुक जाती है अपने आप ही। अब ये था हमारा जो प्रयोग उसने फर्स्ट किया। अब सेकंड प्रयोग में उसने क्या किया, दूसरे प्रयोग में गैलीलियो ने द्विअनंत समतल तल, यानी कि एक अनंत समतल के सामने दूसरा अनंत समतल तल का उपयोग किया। इसमें उन्होंने पहले अनंत समतल तल को एक गेंद को विराम अवस्था में छोड़ा, पाया कि छोड़ी गई गेंद नीचे की ओर लुढ़कती है और दूसरे अनंत समतल पर ऊपर की ओर चढ़ती है। देखिए ये हमने जो पहला वाला एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमारे सारे ही कवर हो जाते हैं। ये देखिए ये इसने जैसे ये बॉल थी ना, इसने इस बॉल को जब नीचे की ओर लुढ़काया तो ये यहाँ पे आके दोबारा ऊपर चढ़ गई, ठीक है ना, और उतनी ऊंचाई पे जाएगी जितनी ऊंचाई पर यहाँ पे है, इतनी ऊंचाई यहाँ पर बनती है हमारी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना। तो ये दूसरे प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो दूसरे अनंत पर चढ़ती है, दोनों अनंत समतलों के पृष्ठ अधिक रुक्ष नहीं है, मतलब उन पर इतना फ्रिक्शन कम है, रुक्ष खुरदरे मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के लगभग समान रहती है। मैंने बताया था ना, यदि 3 मीटर से गिरेंगे तो 3 मीटर ही ऊपर वो जाएगी। यह आरंभिक ऊंचाई से सदैव कुछ कम होती है परंतु अधिक नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत ही कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा उसमें इतना हमारे पास डिफरेंस नहीं आता। आदर्श स्थिति में जब घर्षण बल पूर्णतः विलुप्त कर दिया जाए तब गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के समान हो जाएगी। मतलब जैसे ये देखिए बॉल ऊपर की ओर जा रही है ना, अगर ये 3 मीटर यहाँ से 3 मीटर से आएगी ना, देखिए ये 3 मीटर से आएगी
तो ऊपर भी उतनी ही जाएगी हमारे पास। इस तरह से ये 2 अनंत समतल तल होगी, इस तरह का वो अनंत तल यूज़ कर रहा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ से बॉल आएगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी और उतनी ऊंचाई पर जाएगी जितनी ऊंचाई पर यहाँ पे बॉल रखी हुई है। ये जब घर्षण बल काम न कर रहा हो तब की बात है, अगर घर्षण बल काम करेगा तो थोड़ी बहुत ऊंचाई कम हो सकती है। अब तीसरा क्या किया उसने, गैलीलियो ने बहुत कम घर्षण वाले द्वि आनंद समतल तल को एक दूसरे के सामने घटाकर प्रयोगों को दोहराया। मतलब अब उसने नीचे की ओर डाउन कर दिया। अब डाउन कैसे कर दिया देखिए, वही हमारे पास एग्जांपल वही चलेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास यही है। देखिए हमारे पास उसने पहले इसको इस तरह से लिया था, फिर उसने थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे, फिर इसको थोड़ा सा और कम कर दिया। तो बार बार इस तरह से वो कम करता जाएगा, उसको कम करता जाएगा, कम करता जाएगा ऐसे, और फिर क्या करेगा ये हमारा इसके बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो थर्ड में क्या आएगा, फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, किंतु उसके द्वारा चढ़ेगी ऊंचाई वही रहती है। हर स्थिति में ऊंचाई क्या रहेगी, सेम रहती है। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से कोई बॉल आती है, अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर तक जाएगी। इसके बाद इसने थोड़ा सा कम कर दिया तो ये भी फिर इतनी ही मीटर तक जाएगी, फिर थोड़ा सा और कम कर दिया, ये भी ऊंचाई सेम रहेगी। ऊंचाई क्या रहेगी, सेम रहती है। तो ये था हमारे पास, देखिए इसमें दिखाया गया है। इस तरह से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो वलयाकार लिया हुआ है इसमें, तो बॉल यहाँ से डालता है वो, तो यहाँ पे आके वो यहीं रुकती है। इसमें वो फ्रिक्शन लेस मानता है इसको भी, इसमें इतना फ्रिक्शन काम नहीं करा। अब इसने क्या थोड़ा सा इसको और झुका दिया। अब सीधा कर दिया ना, पहले देखिए थोड़ा सा ऊंचाई पे था, अब थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो बॉल फिर उतनी ही ऊंचाई पर जाकर रुक रही है। अब तीसरे में इसने क्या किया, अब समतल तल ले लिया, सीधा कर दिया इसको। सीधा जाने पर बॉल नहीं रुकेगी यदि उस पर कोई घर्षण बल काम नहीं करता। तो निष्कर्ष हमारे पास क्या निकलता है, बाहरी विरोधी घर्षण बल के कारण वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। यदि घर्षण न होता तो लुढ़कती गेंद क्षैतिज समतल पर एक समान वेग से निरंतर चलती रहती है। ये हमारा निष्कर्ष निकला है। अब देखिए घर्षण बल हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, होता क्या है एक्चुअल में। घर्षण बल एक विपरीत बल होता है किसी बॉडी पर लगने वाला। देखिए मान लो जैसे ये कोई टायर है, ठीक है, और ये ज़मीन पर चल रहा है, क्या है, ज़मीन पर चल रहा है, या कोई फुटबॉल है, जैसे कुछ भी लगा सकते हैं घूमने वाली। अब ये इस साइड में गति कर रही है तो घर्षण बल इस साइड में लगेगा, मतलब इसको रोकने की कोशिश करता है, और यहाँ पे लगता है वस्तु और उसके बीच में लगता है जो बॉडी होती है, और ये हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए बॉडी जो है रुक जाती है कुछ देर के बाद। तो ये है घर्षण बल। घर्षण बल एक अदृश्य बल है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो लगता रहता है। और घर्षण बल देखिए ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। यदि मान लो जो ये वाला प्लेन है इसको हम क्या करते हैं, स्लिपरी बना देते हैं, चिकना बना देते हैं, तो ये बॉल फिर थोड़ी ज़्यादा दूर जाकर रुकेगी, ठीक है। तो जितना घर्षण बल कम होगा उतनी ज़्यादा दूर ये बॉल जाएगी। देखो आपने जैसे हमारा पाँव केले के छिलके पर पड़ जाता है तो हम धड़ाम से नीचे की ओर गिर पड़ते हैं ना। तो उसका कारण ये है कि पहले हमारे पाँव के बीच में जो घर्षण बल ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही केले का छिलका आया तो घर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया, और धड़ाम से हम नीचे गिर जाते हैं। घर्षण बल के कारण हम बोर्ड पर लिख सकते हैं। अगर मान लो वो घर्षण नहीं होगा तो हम बोर्ड पे भी नहीं लिख सकेंगे चाक के साथ। तो घर्षण का वाला टॉपिक फिर हम बाद में कवर करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूटन का पहला गति नियम, जिसको हम जड़त्व का गति नियम भी कहते हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से देखा आपने, इसको दोबारा देखिए और ये तब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। और जो इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।